वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन जो होता है मीन्स वो पेड़ पौधे जो अपने आप उग जाते हैं। जैसे कि पहाड़ों पर आपने देखा हो, वहाँ पे कोई बीज बोने नहीं जाता है, कोई पेड़ लगाने नहीं जाता है, कोई उनकी सिंचाई नहीं करता, लेकिन फिर भी पहाड़ों पे पेड़ उगे रहते हैं। जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें क्या होता है कि कोई भी बीज नहीं डालता है, उसमें पेड़ अपने आप उग जाते हैं। तो ये जो अपने आप नेचर के द्वारा खुद जो प्लांट डेवलप हो जाते हैं, फॉरेस्ट बन जाते हैं, इनको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ से हमें कैसे रिसोर्सेज मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक छोटी सी बात बताइए कि तंजानिया में, अफ्रीका में एक जगह है तंजानिया, वहाँ पे एक छोटा सा विलेज है और वहाँ पे मंदा नाम की एक लड़की है जो कि सुबह उठती है वाटर के लिए, वाटर लाने के लिए उठती है और वो बहुत ही दूर तक जाती है और पानी लाने के लिए, और कुछ घंटे बाद वापस आती है। उसके बाद वो घर के काम करने में अपनी मम्मी की हेल्प करती है। उसके बाद अपने वो उसके भाइयों के पास बकरियाँ हैं, तो उसकी टेक केयर करने के लिए अपने भाई की हेल्प करती है। और उसकी जो फैमिली है उनके पास एक छोटा सा लैंड का पीस है, एक स्मॉल हट है रहने के लिए। जो मम्बा के पापा हैं वो अपनी जो लैंड है, उनके जो रॉकी लैंड है वो, ठीक है, तो उसमें मेज़ यानी कि मक्के उगाते हैं और बीन्स उगाते हैं। वो बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनत करने के बाद कुछ मक्का और बीन्स जो है वो उगते हैं, लेकिन वो पूरे एक साल अपनी फैमिली को फीड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके पास इतना नहीं हो पाता है पैदावार कि वो पूरे एक साल अपनी फैमिली को खिला सके। ठीक है, ये तो एक स्टोरी है। सेकंड स्टोरी ये है कि एक लड़का है पीटर। ठीक है, वो न्यूजीलैंड में रहता है अपनी फैमिली के साथ। वहाँ पे उसकी फैमिली क्या करती है, शीप रियरिंग। तो वो क्या करती है, एक ऐसे फैमिली में रहता है जहाँ शीप रियर ना, जैसे ऊल निकालते हैं, वो पाले जाते हैं, उनकी देखभाल की जाती है और उनके ऊल को निकाल के प्रोसेस करके फैक्ट्री ले जाया जाता है। तो जब भी पीटर क्या करता है, अपने स्कूल से वापस आता है, तो वो अपने अंकल को देखता है कि उसके अंकल किस तरह से शीप की टेक केयर करते हैं। और वो जहाँ पे रहते हैं वो एक हिल एरिया है, हिल एरिया के पास में ग्रासी प्लेन है। ठीक है, मीन्स जो वाइड एरिया है वहाँ पे ढेर सारी ग्रास डेवलप हो रखी है जहाँ पे वो शीप जो है वो खाते हैं। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं शीप से हेयर को रेयर करने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है, तो और उस एरिया में जो पीटर की फैमिली है वो वेजिटेबल ग्रो करती हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जिसमें मतलब वो है तो नेचुरल फार्मिंग जैसे और सारी चीज़ें उगाते हैं, लेकिन जब आप अदर क्रॉप्स उगाते हैं, जो फार्मर वो क्या करते हैं, उसमें यूरिया और अमोनिया, डाई, ढेर सारी तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक जो होता है खेती, उसमें किसी भी तरह के इस केमिकल वाले फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किए जाते हैं, उसमें मैन्योर यूज़ किया जाता है, यानी कि जो जानवरों के वेस्ट मटेरियल से खाद बनाई जाती है वो यूज़ किया जाता है। तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। अब इन दो बातों से, इन दो छोटी छोटी जो स्टोरीज़ है, इससे हमने देखा कि जो मम्बा है और जो पीटर है, ये दो अलग अलग पार्ट में रहते हैं और अलग अलग पार्ट में रहने से उनकी जो लिवलीहुड है उनका डिफरेंट है, उनकी जगह भी डिफरेंट है। और ये किस वजह से है, अगर देखा जाए तो कुछ तो एक लैंड देखा जाए तो जो पीटर का है वहाँ पे ग्रासी लैंड है, वो कल्टीवेट करते हैं, ढेर सारी क्रॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। जो मम्बा है वो रॉकी प्लेस है और उसके फादर मेज़ और बीन्स उगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और अब रॉक है तो वहाँ की सॉइल भी डिफरेंट होगी, थोड़ी सी सैंडी सॉइल होगी। जो ग्रासी है वहाँ की थोड़ी सी ब्लैक सॉइल होगी या फिर मिक्स सॉइल होगी। और मीन्स कह सकते हैं कि वहाँ जैसे कि मुंबई थी वो पानी में दूर जाती थी। ठीक है, तो मीन्स ये है कि लाइफ की जो
होती हम किस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं, उनमें बहुत सारा मैटर करता है कि आप किस एरिया में हो। ठीक है, वहाँ की लैंड की क्वालिटी क्या है, वहाँ की सॉइल की क्वालिटी क्या है, कौन सी सॉइल है, वहाँ पे वाटर ज़्यादा है या कम है, वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कैसा है, एनिमल्स कैसे हैं, प्लस वो किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं कि आपका लिवलीहुड कैसा हो। मीन्स कह सकते हैं कि आपके आसपास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे आपके लिवलीहुड का क्या हो सकता है, प्लेस जो है वो डिफ़र करता है एक दूसरे से। अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है जिसकी फर्स्ट हेडिंग है लैंड। ठीक है, तो लैंड के बारे में जब हम बात करते हैं हम क्या सोचते हैं कि लैंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिस पे कि हम लोग रहते भी हैं, एग्रीकल्चर भी हमारा होता है और हम उस पर बिल्डिंग बनाते हैं, लैंड बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे एक आपका पॉइंट है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। ठीक है, तो मीन्स जो वर्ल्ड का जो 30% एरिया है इसमें 90% लोग रहते हैं। ठीक है, और बाकी जो अदर एरिया है वो एरिया जो है इनहेरिटेड है, मीन्स इस तरह से तरीके से बहुत कम पॉपुलेशन होगी या फिर स्लोपी रॉक होगा या फिर उसमें वेजिटेशन नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सिर्फ 30% में ही वर्ल्ड के 90% जो है पॉपुलेशन रहती है, बाकी में नहीं रहती है। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि लोग वहीं पे रहते हैं जहाँ पे आपके जो रहने के लिए आपके लिवलीहुड के लिए सारी चीज़ें एकदम बेटर सिटीज में हैं। जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट सही होना चाहिए, वहाँ पे आपकी गार्डन होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, और अगर कोई काम जो फार्मर है उनके लिए तो एग्रीकल्चर है, लेकिन जो फार्मर नहीं है तो लेबरर हैं, वर्कर हैं, तो उनके लिए इंडस्ट्री होना चाहिए, तो उनके लिए घर होना चाहिए। इस ढेर सारी हमारी नीड्स होती हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि लैंड और जो क्लाइमेट है ये सारे डिपेंड करता है कि कहाँ पे पॉपुलेशन होगी और कहाँ पे नहीं होगी। अब जैसे डेजर्ट एरिया है जहाँ पे कोई घास नहीं होते, कोई जंगल नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे तो कोई बसेगा ही नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लैंड एंड क्लाइमेट जो हमारे चारों तरफ के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है इस पे डिपेंड करता है कि किस स्पेस पे या किस प्लेस पे पॉपुलेशन होगी, लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे तो लोग रहते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो जैसे कि जहाँ पे बाढ़ का पानी हमेशा आता रहता है, लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। क्यों रहेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमेशा पानी आता रहता है? वहाँ घर बनाओ तो घर डूब जाएगा, खेती करो खेती डूब जाएगी, मतलब नुकसान ही नुकसान होगा, तो लोग वहाँ पे रहेंगे नहीं। डेजर्ट एरिया जहाँ पे पानी ही नहीं है वहाँ पे भी नहीं रहेंगे। और थिक फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे बहुत ही घना जंगल है, तो घने जंगल में लोग नहीं रहते, वहाँ तो जानवर रहेंगे। और जो स्लोप एरिया है माउंटेन का, तो माउंटेन के स्लोप एरिया पे भी कोई नहीं रहता। तो इस तरह से ऐसी जगह इनहैबिटेड रहती है। ठीक है, और प्लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, अब प्लेन एरिया हो या फिर रिवर की जो वैली हो तो वो क्या एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती है। ठीक है, तो ऐसे एरिया में पॉपुलेशन रहती है, तो इसलिए प्लेन और रिवर वैली जो होती है वहाँ की एरिया जो है पॉपुलेटेड होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि लैंड जो है उसका क्या क्या यूज हो सकता है। ठीक है, तो लैंड का हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि खाना पीना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो एग्रीकल्चर। फिर फॉरेस्ट्री मीन्स जंगल लगाने के काम आता है, पेड़ पौधे लगाने के काम आता है, बाग बगीचे उगाते हैं उसके लिए भी लैंड यूज़ होता है। माइनिंग यानी कि खदान के लिए हमें अगर ज़मीन के अंदर से कुछ निकालना है तो खदान बनानी पड़ेगी ना, माइनिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर हाउस बिल्ड करने के लिए, रोड बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, मीन्स ये सब जो है कॉमन यूज़ है लैंड के। ठीक है, अब जो लैंड है
उसका यूज़ उसके फिज़िकल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि कोई लैंड है, ठीक है, वहाँ पे कुछ नेचुरल है, कुछ आपने आर्टिफिशियल बना दिया गया है। अब जैसे कि एक रिवर है, ठीक है, और उसके थोड़ी दूर पे आपके एक फील्ड है। आपने क्या किया, उस रिवर से वहाँ पे इरिगेशन के लिए, सिंचाई करने के लिए एक नहर बना दी, ठीक है। तो नहर तो नेचुरल नहीं है, तो आपने क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके से बनाए, वो हो गया टोपोग्राफी, ठीक है। फिर वहाँ का सॉइल कैसा है, अगर ब्लैक सॉइल है, ठीक है, तो ब्लैक सॉइल तो सबको पता है कि कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ पे आप कॉटन की खेती करेंगे तभी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहाँ पे आप ये सेब उगाएंगे, वहाँ पे थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो मीन्स वहाँ का सॉइल कैसा है, फिर वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अब जैसे कि कोई बहुत ही गर्म एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, हमेशा 12 दिन ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। अब वहाँ पे नारियल उगेगा बढ़िया, तो आप कहें नहीं जी हमको नारियल नहीं उगाना है, हमको तो वहाँ पे सीट्रस फ्रूट्स उगाने हैं। तो अगर सीट्रस फ्रूट जो है ठंडे रीजन में, कोल्ड रीजन में पैदा होते हैं, तो हॉट इन्वायरमेंट में तो पैदा होंगे नहीं, और होंगे तो उतने अच्छे तरीके से वेल डेवलप नहीं होंगे। तो मीन्स कह सकते हैं क्लाइमेट भी एक फैक्टर है। फिर वहाँ मिनरल्स एंड वाटर की अवेलेबिलिटी, इस सो मैनी फैक्टर्स हैं जो कि लैंड के यूज़ को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक है कि ह्यूमन फैक्टर्स में से आसपास में जो लोग रह रहे हैं, वो ह्यूमन की पॉपुलेशन और प्लस टेक्नोलॉजी आपके पास में ये भी लैंड के यूज़ करने के पैटर्न को डिफ़ाइन करते हैं। अब लैंड जो है ऑनरशिप के बेसिस पे, मीन्स लेने वाले की ऑनरशिप मतलब अपने पास रखना, उसके बेसिस पे दो तरह से क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है प्राइवेट लैंड और एक होता है कम्युनिटी लैंड, ठीक है। तो प्राइवेट लैंड है, जैसे एक इंडिविजुअल आप हैं, जैसे आपने कोई लैंड लिया है, तो वो आपका अपना लैंड हो गया, वो एरिया आपका हो गया। तो आप मतलब प्राइवेट तरीके से, इंडिविजुअल तरीके से वो आपका हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई लैंड है, ठीक है, अब जैसे कि ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम पंचायत होता है ना गांव में, तो फिर क्या एक लैंड है, जैसे कि समुदाय केंद्र होते हैं, कई ऐसी जगह होती है, पार्क वगैरह होती है, तो किसी एक पर्सन की तो होती नहीं है। अब कॉमन एक पार्क होता है, तो पार्क में सिर्फ एक लोग खेलने नहीं जाते हैं, आसपास के सारे लोग जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, बड़े बुजुर्ग वॉक करने के लिए जाते हैं। तो पार्क क्या है, एक कम्युनिटी लैंड, या फिर हम इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। मीन्स एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी एक की नहीं हो, जो कि एक कम्युनिटी की हो, ठीक है। जैसे कि आपका घर है, आपके घर के आसपास कोई पार्क है, वो पार्क आपका क्या हो गया, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हो गया। अब ये तो हुई लैंड की बात। अब हम जानते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। नेचुरली पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे, हर चीज़ ज़्यादा उनकी डिमांड होगी कि कपड़े भी ज़्यादा चाहिए, घर भी ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से क्या हो गया कि डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ रही है लेकिन लैंड तो बढ़ नहीं रहा है। लैंड क्या हो रहा है, पहले बहुत सारी जगह, यहाँ पे देखिए एक फिगर है क्या, पहले जैसे कि यहाँ पे एक हट था छोटा सा, फिर ये हट को तोड़ के यहाँ पे बड़ा सा मकान बना लिया, ठीक है। और इनको देख करके क्या, यहाँ पीछे भी ये सारा जो है, यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह हुआ करता था, ये देखिए जैसे यहाँ पे है, इसको हटा करके यहाँ भी मकान बना लिया। इसके बाद आप देखेंगे ये यहाँ, ये पहले देखिए छोटे छोटे घर हुआ करते थे। आप देखिए यहाँ पे एक, यहाँ बड़ा एरिया पहले था, अब देखिए बड़े को पार्क में बना दिया। बाकी यहाँ पे जो है वेजिटेशन ख़त्म करके यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी। मीन्स क्या हो रहा है कि लैंड जो चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारी डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने से क्या, अब फार्मर है, पहले वो थोड़ा उगाता था, अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, सारी चीज़ चेंज हो गई, तो वो भी सोचते हैं कि हम ज़्यादा उगाएं। तो ज़्यादा ग्रो करने के चक्कर में क्या हो, फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहा है, केमिकल का यूज़ कर रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो लैंड है वो, जो लैंड हो रहा है वो इरोज़न हो रहा है, और इससे क्या बोलते हैं, सॉइल इरोज़न हो रहा है, लैंड स्लाइड्स हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब लैंड कम हो गया, हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हो गई, तो हम और लैंड क्या कर रहे हैं, कहाँ से लाएं, तो हम लैंड लाने की बजाय क्या करते हैं, जो हमारी फॉरेस्ट है,
उसको कट कर रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चरल एरिया बना रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा क्या सॉयल इरोजन मतलब सॉइल इरोजन मीन्स होता है ना, मिट्टी की जो ऊपरी सतह बह जाती है या फिर उड़ जाती है, लैंडस्लाइड हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, मीन्स फॉरेस्ट है या फिर पेड़ जो है खड़े हुए उनको काट दो, वो डिफॉरेस्टेशन हो गया। रिफॉरेस्टेशन हो गया कि जहाँ पे पहले से ही जंगल था उसको काट दिया, फिर दोबारा वहाँ पे पेड़ लगाना, तो रिफॉरेस्टेशन होता है। और एक थर्ड वर्ड होता है एफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन वो होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे पहले कोई पेड़ नहीं था, अब उसमें पेड़ लगा के जंगल, वो होता है एफॉरेस्टेशन। अब नेक्स्ट आपका होता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। जो आपका लैंड है, अब वो क्या हो रहा है कि वो ढेर सारे केमिकल यूज़ हो रहे हैं और ढेर सारी चीज़ों को ग्रो किया जा रहा है डिमांड को पूरी करने के लिए। तो हमारा जो है लैंड रिसोर्स जो है चेंज होता जा रहा है इन्वायरमेंट पे। तो हमें क्या करना है कि इसको कंजर्व करना है। तो इसके कंजर्व करने के लिए एफॉरेस्टेशन होना चाहिए, ठीक है। आपको बताया एफॉरेस्टेशन यानी कि जहाँ पे पहले पेड़ मिलता है दोबारा वहाँ पे पेड़ लगाना। लैंड रिक्लेमेशन होना चाहिए। रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। इस खेतों में जो केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ज़्यादा डाला जा रहा है इसको रेगुलेट होना चाहिए, कम करना चाहिए। तो जितनी ज़रूरत है बस उतना ही डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ओवर ग्रेजिंग जानवर होते हैं जैसे कि चारे के लिए जानवरों के चारे के लिए जो एरिया रहता है वहाँ पे जानवर छोड़ जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा चल जाती है, तो उसको भी चेक करना चाहिए। मीन्स एक लिमिट में वहाँ पे जानवर को खाए, ज़्यादा उसको नुकसान ना पहुँचाए। ये सब जो है